हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में अमलगमेशन ऑफ कंपनी की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। जब आप अमलगमेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। इन्हीं कंसेप्ट में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। ठीक है, तो देखिए जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना होता है कि ट्रांसफर कौन होगा और ट्रांसफरी कौन होगा, क्योंकि हमें दोनों की बुक्स में जनरल एंट्री करनी होती है ना। दोनों की बुक में जनरल एंट्री अलग अलग होती है। तो हु इज ट्रांसफरर एंड हु इज ट्रांसफरी। देखिए क्या होता है, अमलगमेशन में ए और बी कंपनी मिलके हमारी कौन सी कंपनी बना रही है, सी कंपनी बना रही है। तो ऐसे में क्या होता है, एक कंपनी ए है वो अमलगमेट होगी, वो बंद होगी, असेट्स लाइबिलिटी एडजस्ट होगी। एक कंपनी बी है वो भी अमलगमेट हो रही है, उसकी भी एसेट लाइबिलिटी फिनिश होगी, क्लोज होगी और एडजस्ट करेंगे उनको। और वो कहाँ मिलेंगे, सी कंपनी। नई कंपनी कौन सी बन रही है, सी कंपनी बन रही है। दैट इज ए की भी असेट लाइबिलिटी सी के पास ट्रांसफर होगी, बी की भी असेट लाइबिलिटी सी के पास ट्रांसफर होगी। मतलब क्या हुआ कि ए अपनी असेट ट्रांसफर करने वाला है। तो ट्रांसफर कौन होता है, जो ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफर करता है या हु ट्रांसफर्स असेट्स एंड लायबिलिटी। तो ट्रांसफर करने वाले को आप क्या कहते हो, ट्रांसफर कहते हो। ठीक है, तो जो ट्रांसफर ये लायबिलिटी खरीद रही है, उसका बिजनेस खरीद रही है, उसे आप क्या कहते हो, ट्रांसफरी कंपनी कहते हो। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में ए ने अपनी एसेट किसको ट्रांसफर की, सी को। रिजल्टिंग कंपनी कौन सी है, सी। बी ने अपनी एसेट लायबिलिटी किसको ट्रांसफर की, सी को। तो यहाँ रिजल्टिंग कंपनी कौन सी है, सी। तो इस केस में सी कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी, ट्रांसफरी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो जैसे दूसरा अगर हम एग्जांपल लेके चले कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स कंपनी वाई कंपनी को ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को अपने अंदर मिला लिया। तो वाई कंपनी क्या होगी, अपनी असेट्स लायबिलिटी सारी कहाँ ट्रांसफर करेगी, एक्स के पास। वाई कंपनी क्या होगी, लिक्विडेट होगी। वाई का बिजनेस एक्स के पास ट्रांसफर होगा। तो एस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, वाई कंपनी को आप क्या कहेंगे, ट्रांसफरर कहेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर करने वाला है। ठीक है, रिजल्टिंग कंपनी कौन सी है, एक्स। लायबिलिटी किसके पास आ रही है, एक्स के पास। एसेट किसके पास आ रही है, एक्स के पास। बिजनेस किसके पास आ रहा है, एक्स के पास। तो एक्स यहाँ पे क्या कह रहेगा, ट्रांसफरी। ठीक है ना। जो रिजल्टिंग कंपनी है, जो आपकी नई कंपनी बन रही है, जिसके अंदर आपकी असेट्स लायबिलिटी आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, वो कंपनी कौन सी कहलाएगी, ट्रांसफरी कंपनी। इज दैट क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहती है आपकी बिजनेस परचेज एंड एसेट परचेज। जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे पढ़ेंगे, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा होगा कि हमारे पास मान लीजिए एक्स कंपनी है, एक्स ने वाई को ऑब्जर्व कर लिया। तो लिखा होगा कि एक्स ने वाई की असेट्स को खरीदा है, ठीक है, या फिर एक्स ने वाई के बिजनेस को खरीदा है। तो वहाँ पे लिखा होगा कि हमारे क्वेश्चन के अंदर असेट परचेज का कंसेप्ट है, ये आपको देखना भी पड़ेगा, और या फिर बिजनेस परचेज का कंसेप्ट है। इसका क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन में असेट परचेज लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि नाम से क्लियर, असेट परचेज मतलब एक्स ने वाई की ओनली असेट्स को खरीदा है। इस केस के अंदर कोई भी लायबिलिटी परचेज नहीं की गई है। ठीक है, या कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी लिखी है तो वो परचेज, अदरवाइज कोई लायबिलिटी परचेज नहीं की गई है। असेट परचेज का मतलब क्या है, ओनली असेट खरीदी जा रही है। बिजनेस परचेज का क्या मतलब, देखो बिजनेस में तो असेट भी होती है, लायबिलिटी भी होती है। तो जब बिजनेस परचेज शब्द आ जाए, इसका मतलब है कि असेट्स भी ट्रांसफर हो रही है, असेट भी खरीदी जा रही है, और साथ के साथ लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो रही है, मतलब लायबिलिटीज को भी खरीदा जा रहा है। तो बिजनेस परचेज का मतलब क्या है, असेट एंड लायबिलिटी बोथ है। और असेट परचेज का क्या मतलब है, ओनली असेट है, लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है लायबिलिटीज एंड ट्रेड लायबिलिटीज। मतलब वहां पे लिखा हो सकता है कि एक्स कंपनी वाई कंपनी को ऑब्जर्व कर रही है, तो उसकी लायबिलिटी ले रही है या उसकी ट्रेड लायबिलिटी ले रही है। में लिखा हुआ है कि एक्स ने वाई को ऑब्जर्व किया, उसमें उसकी लायबिलिटीज ली है। लायबिलिटीज का क्या मतलब है, ओल्ड लायबिलिटीज, सारी लायबिलिटीज ली है, वो चाहे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, ओल्ड लायबिलिटीज को टेक ओवर
किया गया है, डिवेंचर्स भी है, लोन भी है, क्रेडिटर्स भी है, बीपी भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, तो जो भी है सभी लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया जा रहा है। ठीक है। अगर उसमें लिखा हुआ है ट्रेड लाइबिलिटी, ट्रेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ओनली ट्रेड लाइबिलिटी, मतलब सभी लाइबिलिटीज को टेक ओवर नहीं किया जा रहा, ओनली ट्रेड लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया जा रहा है। मतलब क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया जा रहा है या फिर बीपी को टेक ओवर किया जा रहा है, बाकी किसी और लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं किया जा रहा। मतलब जब लिखा हुआ है कि ओनली ट्रेड लाइबिलिटी ले रहे हैं तो आप कोई भी डिवेंचर्स, कोई भी लोन वगैरह को ट्रांसफर नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिटर्स और बीपी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेज। ठीक है। मतलब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो मर्जर का केस है या परचेज का केस है। ठीक है। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं अमलगमेशन के, मर्जर। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा अमलगमेशन मर्जर है, परचेज है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफरी की बुक में मर्जर के केस में अलग एंट्री होती है और परचेज के केस में अलग एंट्री होती है। अब कैसे पता चलेगा कि वो मर्जर का केस है? देखो वहां पे क्या होती है, टोटल 5 कंडीशंस होती है, ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारी 5 कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो मर्जर का केस है। अगर हमारी 5 कंडीशन में से कोई भी एनी वन कंडीशन फुलफिल ना हो, एनी वन, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? उसको परचेज का केस कहेंगे। ठीक है। वो पांचों कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट वन कंडीशन है कि एसेट एंड लायबिलिटी, हम बात कर रहे हैं कि एक्स ने वाई को ऑब्जर्व किया, मतलब वाई की एसेट लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? एक्स के पास। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ वाई, मतलब वाई कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी सारी की सारी कहाँ ट्रांसफर होनी चाहिए? एक्स के पास ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है। मतलब ट्रांसफर कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफरी के पास ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जो हमारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, ये दोनों किस पे ट्रांसफर होनी चाहिए? बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर होनी चाहिए, नई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिखाई हुई है 10 लाख रुपए की, आप कहो कि हम 8 लाख रुपए में लेंगे, नहीं चलेगा। 10 लाख में ही लोगे तो वो मर्जर का केस है, अदरवाइज वो केस किसका हो जाएगा? परचेज का केस। तीसरी हम बात करते हैं बिजनेस शुड बी कॉन्टिन्यू। बिजनेस क्या होगा आपका? लगातार चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। जैसे वाई का जो बिजनेस है, जो आपकी ट्रांसफर कंपनी है, उसका बिजनेस क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। अगर बिजनेस बंद किया जा रहा है तो वो मर्जर केस नहीं है, वो क्या हो जाएगा? परचेज का केस हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन अपनी क्या है? पेमेंट। क्योंकि आप बिजनेस परचेज करोगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, परचेज कंसीडरेशन की पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कैसे करेंगे? शेयर्स की फॉर्म में करेंगे, कैश में, बैंक में पेमेंट नहीं की जाएगी, कंप्लीटली शेयर्स में पेमेंट होगी। ठीक है। जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कैश में हो सकता है। फ्रैक्शन का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए जो अपना एक शेयर है 100 रुपए का और पेमेंट बनती है परचेज कंसीडरेशन की 10,02,92 रुपए, है ना? तो जो 92 रुपए उसका तो कोई शेयर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम 100 की डिजिट्स में शेयर अपने 10,02,000 के तो शेयर दिए जा सकते हैं, बट 92 रुपए का कोई शेयर नहीं दिया जा सकता। तो वो 92 रुपीज फ्रैक्शन में हो सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट अमाउंट किस में होगी? शेयर में होगी। फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन क्या होती है कि जो शेयर होल्डर है वाई के शेयर होल्डर, वो एक्स के भी शेयर होल्डर बने रहेंगे। एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर ऑफ वाई शुड बी शेयर होल्डर ऑफ एक्स। ठीक है। शेयर होल्डर आपके एग्जिस्टिंग वाले रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं या आप उसको कैश में पेमेंट कर रहे हो। तो अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो वो कौन सा केस हो जाएगा? आपका परचेज का केस हो जाएगा। अदरवाइज आपके शेयर होल्डर क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। तो हमारे पास ये 5 कंडीशंस हैं। अगर हमारी पांचों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो मर्जर का केस है। अगर इनमें से मान लीजिए 4 कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, एक कंडीशन फुलफिल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज का केस। एक नहीं होती, दो नहीं होती, तीन नहीं होती, चार नहीं होती या पांचों नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज द केस ऑफ परचेज। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपकी फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। देखिए क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तो वहां पे लिखा जाएगा कि एक्स ने वाई को ऑब्जर्व किया, उसको अपने 5,000 शेयर इशू कर दिए बिजनेस के बदले में, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, और हमें मार्केट वैल्यू भी दी हुई होगी साथ में। मान लीजिए मार्केट वैल्यू है उसकी 120 रुपये पर शेयर, ऐसे मार्केट वैल्यू दी हुई है।
तो ऐसे में हमारे पास एक डाउट रेज होता है कि हम कैसे परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। अगर आपको यहाँ परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़े तो देर विल बी ड्रास्टिक रिजल्ट कि आप जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू को यूज करेंगे। देखिए, अगर आप फेस वैल्यू को यूज करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन क्या रहेगा आपका, 5000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का बनता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे मार्केट वैल्यू को यूज करेंगे तो कितना रहेगा, 5000 इंटू 120, तो कितना हो गया, लगभग 6 लाख रुपए का हो गया, है ना। कहाँ 50,000 और कहाँ 6 लाख रुपए, है ना, बहुत चेंज है। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि आप फेस वैल्यू यूज करोगे या मार्केट वैल्यू यूज करोगे। इसमें एक इजी सा क्या रहता है कि चेक आउट द स्टेटमेंट, क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में हमारा सिंपल लिखा हुआ है कि एक्स ने वाई को खरीदा, 5000 शेयर दिए, ₹10 ईच का एक शेयर दिया, और मार्केट वैल्यू सिर्फ ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये नहीं लिखा हुआ कि मार्केट वैल्यू पे शेयर दिए, तो इन दैट सिचुएशन आप फेस वैल्यू पे ही परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा, आपका परचेज कंसिडरेशन ये रहेगा 5000 शेयर इंटू 10 रुपए, 50,000 रुपए। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि 5000 शेयर दिए हैं जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए एट मार्केट प्राइस ऑफ 120, हमें लिखा हुआ है ना कि मार्केट प्राइस पे इशू किए गए हैं, तो उस टाइम पे आपको मार्केट प्राइस कंसीडर करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन जब आप परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, 5000 शेयर को 120 दैट इज द मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 6 लाख रुपए आएगा, वो आपकी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कहलाएगी। इज दैट क्लियर। आपको ध्यान रखना है फेस वैल्यू लेनी है मार्केट वैल्यू, सिंपल लिखा हुआ है तो आप फेस वैल्यू कंसीडर करेंगे, अगर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि शेयर इशू किए गए एट मार्केट प्राइस, तब आपको मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।